यह कहानी का दूसरा भाग है। अगर आपने कहानी का पहला भाग नहीं देखा तो चैनल पर जाकर पहला भाग देख लीजिए। अगली सुबह 6 बजे सुमित्रा देवी उठी। रात भर उन्हें नींद नहीं आई थी। उनके दिमाग में एक योजना बन चुकी थी। एक ऐसी योजना जो उनकी आखिरी लड़ाई थी, अपनी इज्जत की, अपने स्वाभिमान की। वो धीरे से उठी और अलमारी से एक पुराना बॉक्स निकाला। अंदर कुछ पुराने कागजात थे, बैंक पासबुक, कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट रसीदें और एक वसीयत का ड्राफ्ट। रामप्रसाद जी ने आंखें खोली। क्या कर रही हो? बस कुछ जरूरी काम है। सुमित्रा देवी की आवाज में एक नया कॉन्फिडेंस था। आज मैं शहर जा रही हूं। कहाँ? रामप्रसाद जी चौंक गए। बस कुछ काम निपटाना है। तुम चिंता मत करो। सुमित्रा देवी ने अपनी सफेद साड़ी ठीक की और बाहर निकल गई। दोपहर के 2 बज गए थे। विक्रम अपने ऑफिस में बैठा था जब उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। हेलो विक्रम बाबू। दूसरी तरफ से एक सख्त आवाज आई। मैं एडवोकेट रमेश कुमार बोल रहा हूं। मैं आपकी माताजी सुमित्रा देवी की तरफ से बात कर रहा हूं। विक्रम का दिल धक से रह गया। क्या क्या बात है? आपको कल सुबह 10 बजे दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आना है। आपकी माताजी ने आपके खिलाफ एक केस फाइल किया है। एडवोकेट की आवाज में कोई नरमी नहीं थी। क्या? विक्रम की आवाज कांप गई। किस बात का केस? सीनियर सिटीजन मेंटेनेंस एंड वेलफेयर एक्ट के तहत आपने अपने बुजुर्ग माता पिता को बेघर करने की कोशिश की है। एडवोकेट ने ठंडे लहजे में कहा। फोन कट गया। विक्रम के हाथों से मोबाइल गिर गया। उसका चेहरा मोम की तरह पीला पड़ गया था। शाम को घर पहुंचकर उसने नेहा को सब बताया। नेहा के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। यह बुढ़िया अब कोर्ट में घसीटेगी हमें। मैं देखती हूं। लेकिन नेहा, अगर केस हार गए तो? विक्रम की आवाज में डर था। हारेंगे नहीं। कल मेरे पापा के लॉयर को बुलाती हूं। नेहा का अहंकार अभी भी आसमान छू रहा था। अगले दिन सुबह पटियाला हाउस कोर्ट रूम नंबर 24 में सुनवाई होने वाली थी। सुमित्रा देवी और रामप्रसाद जी बेंच पर बैठे थे। रामप्रसाद जी की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों था। सुमित्रा, क्या यह सही है? उन्होंने धीरे से पूछा, अपने ही बेटे को कोर्ट में। जी बिल्कुल सही है। सुमित्रा देवी की आवाज में पत्थर जैसी मजबूती थी। जब इज्जत से नहीं समझते तो कानून से समझना पड़ता है। रोहन भी वहां था। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर तनाव की गहरी लकीरें थीं। वो अपने माता पिता के साथ खड़ा था। 10 बजे विक्रम और नेहा आए। उनके साथ एक मंगहगे सूट में एडवोकेट सिन्हा था। नेहा के चेहरे पर घमंड और गुस्से का मिश्रण था। विक्रम नीचे सिर झुकाए खड़ा था। ऑल राइज, अदालत का कर्मचारी चिल्लाया। जस्टिस महेश्वरी अंदर आई, एक 60 साल की महिला जज जिनकी आंखों में करुणा और न्याय दोनों छलकता था। केस नंबर 267, सुमित्रा देवी और रामप्रसाद शर्मा वर्सेस विक्रम शर्मा। क्लर्क ने पुकारा। एडवोकेट रमेश कुमार खड़े हुए। योर ऑनर, यह केस सीनियर सिटीजन एक्ट 2009 के सेक्शन 8 के तहत है। मेरे क्लाइंट, एक बुजुर्ग दंपत्ति को उनके अपने बेटे ने बेघर कर दिया है। दबाव डालकर घर अपने नाम करा लिया, फिर वृद्धाश्रम में डाल दिया और फीस भी बंद कर दी। एडवोकेट सिन्हा ने विक्रम की तरफ से दलील दी। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट ने उनके माता पिता को घर से नहीं निकाला था, बल्कि वृद्धाश्रम जाने का फैसला आपसी करार के बाद लिया गया था। और मेरे क्लाइंट ने उन्हें दिल्ली के सबसे अच्छे वृद्धाश्रम में रखा था। लेकिन फीस बंद कर दी। जज ने सख्ती से पूछा, मिस्टर विक्रम, BMW चलाते हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन माता पिता के लिए 10,000 नहीं है। जज ने सुमित्रा देवी को बुलाया। योर ऑनर, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, लेकिन मैं एक माँ हूं। हमने अपनी जमा पूंजी विक्रम की पढ़ाई में लगा दी। अपना घर उसके नाम कर दिया, बिना किसी शर्त के। लेकिन घर के कागजात उसके नाम होते ही सब बदल गया। ताने शुरू हो गए, फिर हमें वृद्धाश्रम में फेंक दिया। सुमित्रा देवी रोने लगी। पूरी कोर्ट में सन्नाटा छा गया।
जज ने विक्रम से पूछा तो वो चुप रहा। नेहा खड़ी हो गई। योर ऑनर, ये इमोशनल ब्लैकमेल है। जज ने तीखी नजरों से देखा। मिसेज नेहा, आप कोर्ट के कार्यवाही में दखल नहीं दीजिए। मुझे पता है कि क्या ब्लैकमेल है क्या नहीं है। मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जब तक आपको बोलने के लिए कहा ना जाए तब तक आप शांति से बैठिए। जज ने रोहन से पूछा। योर ऑनर, मैं टीचर हूँ, 20,000 सैलरी है। किराए के रूम में रहता हूँ, पत्नी बीमार है। मैं चाहता हूँ उन्हें अपने पास रखना, लेकिन मेरे पास ना जगह है ना पैसे। रोहन रोने लगा। जज की आंखें नम हो गईं। रोहन बेटा, गरीबी गुनाह नहीं है, लेकिन बेवफाई और नाशुक्री जरूर गुनाह है। जज ने हैमर उठाया। विक्रम शर्मा अपने माता पिता को महीने का 10,000 रुपए देंगे। घर में माता पिता को रहने का पूरा अधिकार है। फिर जज ने गहरी सांस ली। लेकिन कानून माता पिता को हक दिला सकता है, बेटे का प्यार नहीं। वो प्यार, वो सम्मान जो हर बुजुर्ग का हक है, वो अदालत नहीं दे सकती। कोर्ट की कार्यवाही खत्म हुई। बाहर निकलते वक्त विक्रम ने कहा, मम्मी, पापा। सुमित्रा देवी ने उसे रोका। विक्रम, अदालत ने पैसे देने का ऑर्डर दिया, लेकिन हम वो पैसे नहीं लेंगे। क्यों? विक्रम चौंक गया। क्योंकि हम भीख नहीं मांगते। रामप्रसाद जी ने कहा, हमने तुझसे सिर्फ प्यार और सम्मान चाहा था, वो तू नहीं दे सका। सुमित्रा देवी ने लिफाफा निकाला। यह देख, हमारी फिक्स्ड डिपॉजिट। हमने तेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए बचाए थे। अब हम इससे अपना जीवन गुजार देंगे। हम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते। विक्रम घुटनों के बल गिर गया। मम्मी, पापा, मुझे माफ कर दो। माफी की कोई जगह नहीं बची। सुमित्रा देवी ने कहा, तूने हमारा दिल तोड़ा, इज्जत मिटाई है। अब तू अपनी जिंदगी जी, हम अपनी जिएंगे। लेकिन घर? विक्रम ने पूछा। घर तेरा ही रहेगा। रामप्रसाद जी ने कहा, हम उस घर में नहीं रहना चाहते जहां हमारी इज्जत ना हो। हम एक छोटा फ्लैट खरीद लेंगे, अपनी शर्तों पर, अपने स्वाभिमान के साथ। रोहन आगे आया। मम्मी, पापा, मैं आपके साथ रहूंगा। सुमित्रा देवी ने उसका सिर चूमा। बेटा, तू हमारा असली बेटा है, लेकिन तुम्हारे फैमिली को तुम्हारी जरूरत है। हम मजबूत हैं, हम मैनेज कर लेंगे। 3 महीने बाद सुमित्रा देवी और रामप्रसाद जी एक छोटे फ्लैट में रहने लगे। एक बेडरूम, छोटा किचन और बालकनी। लेकिन उस घर में स्वाभिमान था, शांति थी। सुमित्रा देवी स्कूल में बच्चों को स्टोरीज सुनाने जाती थी। रामप्रसाद जी पार्क में बुजुर्गों से बातें करते थे। हर रविवार रोहन अपनी फैमिली के साथ आता था। एक दिन डोरबेल बजी। विक्रम खड़ा था, टूटा हुआ, शर्मिंदा, हाथ में फूल। मम्मी, मैं माफी मांगने आया हूं। सुमित्रा देवी ने उसे अंदर बुलाया। विक्रम फर्श पर बैठ गया। पिछले 3 महीने से मैं हर रात जागता हूं। मुझे आपकी आवाज सुनाई देती है। मैं कामयाब बिजनेसमैन बन गया, लेकिन नाकाम इंसान। विक्रम, माफी मांगना आसान है, गलतियां सुधारना मुश्किल। सुमित्रा देवी ने कहा, तूने हमारे दिलों में गहरा जख्म दिया है। मुझे एक मौका दीजिए। विक्रम ने गिड़गिड़ाया। रामप्रसाद जी खड़े हुए। मौके तो हमने तुझे बहुत दी। हर ताना सहा, हर बेइज्जती चुपचाप सुनी। हम मौके देते रहे, तू ठुकराता रहा। विक्रम, हम तुझे माफ कर सकते हैं, लेकिन पहले जैसा रिश्ता, वो शायद कभी नहीं लौट सकता। सुमित्रा देवी ने कहा, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप मुझे अपने बेटे की तरह देखें। विक्रम रोया। रामप्रसाद जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, माता पिता का दिल बड़ा होता है। हम तुझसे नफरत नहीं कर सकते, लेकिन भरोसा टूट चुका है। मैं वो भरोसा वापस जीतूंगा। विक्रम ने कहा, ठीक है, तू आ सकता है यहाँ, लेकिन हम तेरे घर नहीं आएंगे। हम यहीं रहेंगे, अपने स्वाभिमान के साथ। सुमित्रा देवी ने फैसला सुनाया। 6 महीने बाद विक्रम हर रविवार आने लगा। धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगी। वो अपने बच्चों को भी लाया। सुमित्रा देवी की आंखों में खुशी के आंसू आए। दादी, आप दूर क्यों रहती हैं?
अनन्या ने पूछा, बेटा, कभी कभी दूर रहना जरूरी होता है ताकि रिश्तों की कीमत समझ आए। एक रात विक्रम अकेला अपने पापा के पास बैठा था। राम प्रसाद जी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। बेटा? हाँ पापा। विक्रम झुक गया। तूने तूने बहुत कोशिश की। राम प्रसाद जी की आवाज कमजोर थी। मैं देख रहा हूं, तू बदल रहा है। विक्रम रोने लगा। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ जो किया। राम प्रसाद जी ने रोका। बेटा, गलतियां इंसान को इंसान बनाती हैं। अगर तू अपनी गलतियों से सीख रहा है तो तू सही रास्ते पर है। लेकिन मैंने आपका इतना दुख। बेटा, माता पिता का प्यार शर्तों पर नहीं होता। राम प्रसाद जी मुस्कुराए। हम तुझसे नाराज थे, दुखी थे, लेकिन तुझसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ा। विक्रम ने अपने पापा के पैर छुए। मैं वादा करता हूं पापा, अब कभी आपको निराश नहीं करूंगा। रामप्रसाद जी ठीक हो गए और विक्रम ने अपना वादा निभाया। हर हफ्ते वो अपने माता पिता से मिलने आता। त्योहारों पर उनके लिए खास तोहफे लाता। उनकी दवाइयों का ख्याल रखता। लेकिन सुमित्रा देवी और रामप्रसाद जी अपने छोटे से फ्लैट में ही रहे। उन्होंने कभी विक्रम के घर वापस जाने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि उन्होंने अपना स्वाभिमान चुना था। और वो स्वाभिमान वो किसी भी बड़े घर से ज्यादा कीमती था। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।